ऐसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि उनके परीक्षा के लिए आगे जो है मदद करेगा। दोस्तों ये जो क्लास है इसका जो सोर्स है वो है द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, ऑल इंडिया रेडियो जैसे तमाम समाचार पत्र हैं। और ये सभी समाचार पत्र जो है वो अंग्रेजी माध्यम के समाचार पत्र हैं, लेकिन इन अंग्रेजी माध्यम के समाचार पत्रों का अनुवाद हिंदी में करके आपके समक्ष मैं लाता हूं कि जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला न्यूज क्या है दोस्तों, और उसके बाद हम इस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला न्यूज है द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है, सोर्स जो है द हिंदू है, और द हिंदू से लेकर ये न्यूज मैं आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। और न्यूज है एज जीका वायरस राइज इन उत्तर प्रदेश, डॉक्टर्स अर्ज ट्रेवल कर्व्स, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस, आपके अपने प्रदेश का यह समाचार है और शुरुआत आपके अपने प्रदेश के समाचारों से आज की हो रही है, आज के दिन की शुरुआत हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जीका वायरस के प्रकोप आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है ना। ये एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जीका वायरस है क्या, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, किस किस को प्रभाव पड़ते हैं, और इसके जो प्रभाव होते हैं या दुष्प्रभाव होते हैं इसमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, इन सारे मुद्दों पर हम आपके साथ आज चर्चा करेंगे और जानेंगे इस जीका वायरस के बारे में, ठीक है। तो द हिंदू से लिया हुआ न्यूज जिसको कि लेकर चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जीका वायरस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और मैंने कहा दोस्तों कि जीका वायरस के जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश में कानपुर का जो क्षेत्र है इसके आसपास जो है वो काफी अधिक जो है वो मामले देखने को मिल रहे हैं। और जिस प्रकार से इसके मामलों में बेतहासा वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो बेतहासा वृद्धि जब हो रही है तो डॉक्टर्स के लिए, प्रशासन के लिए, सभी के लिए जो है एक चिंता का सबब बन चुका है, चिंता की बात बन चुकी है। और सब यही चाहते हैं कि इस वायरस पर जितना जल्द से जल्द हो रोकथाम। दोस्तों जिस प्रकार से इस वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो डॉक्टरों के द्वारा जो हिदायत दी जा रही है, सबसे पहली वो हिदायत क्या है कि लोगों को कहा जा रहा है कि जहां ये वायरस के प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वो स्थानों पर जहां जीका वायरस के केसेस आ चुके हैं, वहां लोग जो हैं अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो वहां यात्रा करने से बचें, ठीक है। यानी कि गैर यात्रा को सलाह पर जो है वो सलाह ये दी जा रही है कि जो यात्रा है अगर जो बहुत जरूरत ना हो तो आप वहां मत करें। दोस्तों अभी तक के जो आंकड़े थे उसके हिसाब से जब ये द हिंदू ने ये आर्टिकल को छापा, जब हिंदी ने इस न्यूज को उठा के लाया, तब तक 90 के आसपास मामले थे। लेकिन अभी तक ये मामले जो हैं वर्तमान में अगर हम जीका वायरस के मामलों के बारे में बात करें तो 110 से 115 के आसपास मामले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में जो है जीका वायरस से आ चुके हैं। और यानी कि जीका वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो लगभग 115 के आसपास जो है हो चुकी है। और इसमें लगभग 20 से 25 जो है वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो कि इससे भी क्या हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं। इस पर हम बात कर रहे हैं। अब बात यह है कि ये जीका वायरस है क्या और क्यों प्रशासन के लिए, चिकित्सा विभाग के लिए ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय बन चुका है। दोस्तों जीका वायरस जो है, अगर हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो एक जानकारी दी है जीका वायरस के संदर्भ में, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो भी जानकारी है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो जीका वायरस जो है इससे जो भी व्यक्ति संक्रमित होता है उसमें से अधिकांश लगभग 80% अगर व्यक्ति को देखें तो उसमें कोई भी लक्षण हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। या लक्षण देखने को भी मिलता है तो बहुत ही साधारण लक्षण देखने को मिलता है, जैसे कि उनके अंदर बुखार आएंगे, ठीक है। अब बुखार आएंगे तो कैसे कोई पहचानेगा कि इसको जीका वायरस है, क्योंकि नॉर्मल, अब ये ठंडी का दिन है, आप जान रहे हैं मौसम परिवर्तन होने वाला दिन रहा है, तो नॉर्मली बुखार की जो घटना है वो आपको आमतौर पर सभी के अंदर जो है लगभग 90% से 95% इस समय जो पूरे भारत की जनसंख्या अगर हम बात करें, खासकर अभी वाले जो उत्तर भारत की जनसंख्याओं के बारे में बात करें, उत्तर भारत के लोगों के अंदर बात करें, तो किसी न किसी के अंदर आपको बुखार के लक्षण हल्के फुल्के नजर आ ही जाएंगे, क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो मौसम में परिवर्तन के चलते बुखार देखने को मिलेंगे। लेकिन जीका वायरस के संदर्भ में जो बात की जा रही है कि सबसे नॉर्मल से जो लक्षण है जो 80% लोगों में दिख रहे हैं वो है बुखार। बुखार के अलावा जो लक्षण है वो है आपके शरीर में लाल लाल दाने हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लाल लाल दानों को भी लेकर जो है लोग बहुत ज्यादा जो है किसी भी प्रकार से चिंता में नहीं आते, उनको ये लगेगा कोई एलर्जी हो चुका है, ठीक है। शरीर में दर्द होता है, तो आप जान ही रहे हैं कि जब
मौसमी बुखार होता है तो शरीर में दर्द होने लगते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगते हैं, ठीक है। ऐसे हल्के लक्षण जो है वो नॉर्मल लक्षण है और वही जीका वायरस के लक्षण है, जिसके कारण जो है इस बीमारी को जो है वो शुरुआती स्तर पर अगर हम बात करें तो इसके बारे में जानकारी कि किसको इस बीमारी से कौन ग्रसित है ये जान पाना जो है वो काफी मुश्किल है। इसलिए सबसे बड़ा जो है चिंता का विषय है कि किस प्रकार से रोगी को जो कि जीका वायरस से संक्रमित हैं या जो नहीं है, इनके बीच में भेद कैसे किया जा सके। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जब कोविड आया था तो कोविड के लक्षणों में भी हमने देखा था कि कोविड के लक्षणों में भी खास कोई अंतर नहीं था। कोविड के लक्षण जो थे वो साधारण आपके सर्दी, फ्लू और यही कोल्ड और फ्लू के जो लक्षण होते हैं नॉर्मली वही लक्षण थे, जिसके चलते बहुत सारे जो लोग थे जिनको कि कोविड के लक्षण होते या कोविड हो भी गया है तो वो भी जो थे वो इनको साधारण अपनी जो है मौसमी बीमारी के रूप में लेकर जो है वो चल रहे थे, जिसके चलते ये बीमारी का प्रसार काफी ज्यादा हमें देखने को मिला था। जीका वायरस के भी लक्षणों पे जब मैंने आपके साथ चर्चा की तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इसके लक्षण जो है आम तौर पर होने वाले जो फ्लू हैं, ठीक है, जिसमें बुखार होगा, शरीर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, शरीर में कहीं कहीं लाल चकत्ते हो जाएंगे, लाल दाने हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये चिकित्सा विभाग के लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। आई होप कि आप सभी लोग इस मुद्दे को समझ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के कानपुर के क्षेत्रों में यह मामला आया है और उत्तर प्रदेश में आया है जहां की जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, जहां की अगर हम बात करें तो शिक्षा के भी अगर हम बारे में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत है ना जागरूकता। देखिए, बात शिक्षा से सब वो नहीं है, बात है कि जागरूक कितने लोग हैं इसको लेकर, ठीक है। तो ये भी जो है ये मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। अनीता पाठक, प्रियांशु दुबे, सुषमा और नीता कुमारी, स्वागत है आप लोग सभी लोगों का। और एक बार कमेंट करके आप सभी लोग बता दीजिए कि आप सभी लोग जो है इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और फटाफट एक बार क्लास के लिंक को अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर कर दीजिए कि वो भी क्लासेस का जो है वो लाभ उठा पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जीका वायरस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो जीका वायरस क्या है? तो जीका वायरस जो है दोस्तों अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से एक संक्रमित मच्छर होता है जिसका नाम है एडिस प्रजाति का ये मच्छर है। एडिस जीनस का जो है वो आपका मच्छर होता है और एडिस इजिप्टी के द्वारा जो है ये फैलता है, ठीक है। तो मच्छर किस प्रजाति का है? एडिस प्रजाति का ये मच्छर है और मच्छर का नाम क्या है? एडिस इजिप्टी के द्वारा जो है ये बीमारी जो है वो फैलती है, ठीक है। अब इन एडिस मच्छरों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो इन एडिस मच्छरों के कारण डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर भी फैलता है, ठीक है। मेरी बात को समझिएगा, डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर भी इसी मच्छर के द्वारा जो है फैलता है और यही मच्छर जो है वो जीका वायरस को भी फैलाता है, ठीक है। तो समस्या आ गई ना। अब किसी व्यक्ति को अगर काटे तो भाई इसको डेंगू है, चिकनगुनिया है, येलो फीवर है, येलो फीवर में शरीर जो है वो उसका कलर जो है वो पीलापन हो जाता है, ठीक है, या जीका वायरस है, ये भी जो है अंतर करना काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो हो जाता है। अब जीका वायरस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहला मामला जो था वो 1947 में युगांडा में हमें देखने को मिला था। कब मिला था? 1947 में युगांडा में देखने को मिला था और युगांडा के बंदरों के अंदर जो है ये बीमारी का लक्षण जो है वो सबसे पहली बार हमें देखने को मिला था। अब बात होता है कि इसका संचरण कैसा होता है, इसका फैलाव कैसे होता है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो मच्छरों के अलावा अगर हम बात करें तो ये इसका जो फैलाव होता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति संक्रमित है जिसको कि जीका वायरस हुआ है या जीका वायरस से वो संक्रमित है, तो जिस व्यक्ति को ये वायरस फैल चुका है उसके शरीर में, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो है, ठीक है ना, जीका वायरस जो है उससे दूसरे व्यक्ति को जो है वो फैल सकता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कोई मां गर्भवती है तो गर्भवती महिला के भ्रूण में जो बच्चा पल रहा है, ठीक है ना, मेरी बात को समझ रहे हो, वो भी संक्रमित हो सकता है। मान लीजिए कि कोई महिला संक्रमित है और उस महिला के साथ किसी पुरुष ने यौन संपर्क बनाया तो वो भी जीका वायरस से संक्रमित हो सकता है। मान लीजिए कि रक्त से जो है वो किसी भी प्रकार से टच आ रहा है, ठीक है, तो भी संक्रमित है। रक्त के उत्पाद जो है, ठीक है ना, अगर रक्त जो है आदान प्रदान किया जा रहा है, समझ रहे, जैसे मान लीजिए कि ब्लड डोनेट किया जा रहा है और ब्लड डोनेशन में ये नहीं देखा गया, ये नहीं चेक किया गया कि इस जिससे भी जो डोनर है, ठीक है ना, जो रक्तदान करने वाला है वो इस बीमारी से संक्रमित है, तो भी ये बीमारी जो है वो क्या हो जाएगी? फैल सकती है। तो ये सारे जो माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या कह सकते हैं, इस बीमारी का जो है वो संचरण जो हो सकता है। तो ये द हिंदू का कटिंग है, आपके स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा। द हिंदू का ये कटिंग आपके स्क्रीन पर मैं लेकर आया हूं
और इससे माध्यम से हम देखेंगे कि जीका वायरस डिजीज के बारे में। तो जीका वायरस डिजीज है इमर्जिंग वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो। ठीक है, अब बहुत बार दिमाग में, अच्छा ये पेपर अगर हम बात करें कि किस पेपर का ये के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस वाला जो टॉपिक है वहां के लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट ही है, आपके लिए ये टॉपिक बन चुका है। अब फिर प्रश्न आएगा कि सर प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ना, प्रीलिम्स में इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले किस मच्छर से फैलता है, ठीक है, उस मच्छर से और कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, पहला मामला कहां देखने को मिला था, पहला मामला किसके अंदर देखने को मिला था। अभी हमने बात किया कि युगांडा के बंदरों में 1944 में जो है जीका वायरस का पहला जो है वो मामला देखने को मिला था। अभी हमने आपके साथ चर्चा की। हो सकता है आयोग के दिमाग में थोड़ा सा खुजली मचे, है ना, वो आपको परेशान कहे तो कहे कि भाई चमगादड़ उमगादड़ जो है वो बड़ा लाइमलाइट में रहता है और किसी भी बीमारी को लेकर जो है वो स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि चमगादड़ उमगादड़ से फैल सकता है। तो ऑप्शन में चमगादड़ दे देगा, आदमी दे देगा, बंदर दे देगा, चिंपांजी दे देगा, ठीक है, और यहां से आपको फंसाने की कोशिश करेगा, छोटा छोटा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर देगा, इनमें से कौन कौन सी बीमारी जीका वायरस से फैलती है, एडिस मच्छरों से फैलती है, एडिस इजिप्टी मच्छरों से फैलती है, ऐसा करके क्वेश्चन आपको पकड़ा देगा और दे देगा मलेरिया, डेंगू, ठीक है, चिकनगुनिया, जीका वायरस। अब ले देगा उपरोक्त सभी, ठीक है, 1 2 3 2 3 4 1 3 4 ऐसे करके आपको ऑप्शन देके वो फंसा सकता है, इसलिए आपको जानना है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों सिम्टम्स क्या है, तो मोस्ट ऑफ दोज इन्फेक्टेड विथ जीका वायरस डिजीज आइदर रिमेन एसिम्टोमेटिक और शो माइल्ड सिम्टम्स ऑफ फीवर, रैश, कंजक्टिवाइटिस, बॉडी एक एंड जॉइंट पेन। कंजक्टिवाइटिस मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि आंख आना, है ना, आंख के अंदर जो एलर्जी हो जाती है, आंख के अंदर लालिमा हो जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। Severe form of disease requiring hospitalization in uncommon and fatalities are rare. There is no vaccine or drug available to prevent treat Zika virus disease at present. ठीक है, अभी तक जीका वायरस को रोकने के लिए जो है अभी तक कोई मेडिसिन या वैक्सीन जो है वो नहीं बनी। सोचिए 1944 का मामला है, युगांडा में मिला, बंदर में मिला, वैक्सीन नहीं बना, ठीक है। अब तुरंत 2019 का मामला कोविड था, देखिए सरकार ने कितने तेज स्तर पर जो है इसके वैक्सीन को बनाया और इसके लिए जो है वो WHO से लेकर भारत सरकार से लेकर विश्व के जो भी और भी जो देश हैं जिन्होंने इस वैक्सीन को यानी कि कोविड के वैक्सीन के लिए जो कार्य किया वो सभी सराहनीय है कि नहीं, आप बताइए। और कोविड का टीका आप लोगों ने ले लिया है ना, तो सोचिए कि बीमारी आई और बीमारी के साथ साथ जब पूरी दुनिया इसको झेल रही है तभी उसमें जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी रिसर्चर हैं, है ना, और जितने देश हैं, क्योंकि इसके लिए पैसे की भी जरूरत पड़ी तो सभी ने जो है वो पैसा भी लगाया, है कि नहीं, तो किया। लेकिन जीका वायरस के बारे में हम बात करें तो 1944 के से ये बीमारी है। अब कुछ सालों में अगर हम बात करें तो लगभग 80 साल हो चुके हैं इस बीमारी को, लेकिन फिर भी अगर हम क्या देख रहे हैं कि अभी तक इसकी वैक्सीन जो है, अभी तक इसका टीका जो है वो नहीं बन पाया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कोविड के तुलना में जो इसका संचरण है वो उतना तेज नहीं है, कम है। अगर संचरण ज्यादा होता, इसका फैलाव अगर ज्यादा होता तो इसकी दवाइयां भी बहुत तेजी से बनती, ठीक है। तो एक चीज जो है हमारे लिए चिंता की, कम चिंता की बात यह है कि ये उतना तेजी से जो है संचरित नहीं होता है ना, ठीक है। रूबी रानी प्रणाम। तो जीका वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज इन्फेंट्स टू बी बोर्न विथ माइक्रोसेफेली एंड अदर कंजक्शन माल फॉर्मेशन, ठीक है। अब जीका वायरस मान लीजिए किसी को है, किसी महिला को है, गर्भवती महिला को, और उसके भ्रूण में बच्चा पल रहा है ना, तो हम क्या देखेंगे कि बच्चा जो है वो जीका वायरस से क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। और बच्चा अगर जीका वायरस से संक्रमित हुआ तो उसका जो सर है, जो कपाल है ना, वो उसका शेप बिगड़ जाएगा। या बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे ऐसे कुछ एसिम्प्टोमेटिक लक्षण जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपने पास रख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे सेशन। और दोस्तों आज से प्लस की क्लासेस जो है वो आप सभी की स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। देखिए फेस्टिवल जो था वो भी कंप्लीट हो गया, छठ पूजा भी आप अच्छे से सबका कंप्लीट हो गया होगा, सभी ने बहुत ही, और मैंने किसी को टोका नहीं। लेकिन अब दोस्तों जितने भी त्यौहार होने थे लगभग वो हो चुके हैं।
अब ऐसे त्यौहार आ रहे हैं जिससे कि आप लोग का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अगर हम बात करें, तो आप अपनी पढ़ाइयों पे लग जाइए। जो मेंस दे रहे हैं वो मेंस के लिए लग जाइए, जो अगले साल आप टारगेट कर रहे हैं वो अगले साल के लिए लग जाइए, और जो आरओ दे रहे हैं उनको क्या करना है, एक रिवाइज करना है, तो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। अंजलि पांडे, प्रणाम, काफ़ी दिन बाद। ठीक है, तो बी रेगुलर, आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि रेगुलर रहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, आज 2 बजे से जो है वो प्लस की क्लास आपकी स्टार्ट है, और आज 2 बजे से जो प्लस की क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगी। पीपीटी आपको दोनों माध्यम में मिलेंगे, है ना, और मुख्य परीक्षा का जो उत्तर लेखन है वो भी दोनों में होगा। तीसरी बात आप लोगों के लिए मैं जो जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, वो जानकारी क्या, इसको अगर किसी को रिकॉर्ड कर लेना है तो रिकॉर्ड भी कर लीजिए। एक समस्या हमेशा स्टूडेंट्स के साथ ये रहती है कि इस सब्जेक्ट में दिक्कत है या उस सब्जेक्ट में दिक्कत है। तो जैसा आप लोगों के साथ चर्चा हुआ, अभी तो एमसीक्यू सेशन चल रहा है, लेकिन जल्द ही मैं इकॉनमी का एक बैच स्पेशल पर आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी का एक बैच लेकर आऊँगा। इंडियन इकॉनमी को हम लोग अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ेंगे स्पेशल क्लासेस पे। अभी स्पेशल की 3 क्लासेस हो रही हैं, एक 11 बजे, एक 5:45 और एक रात को 8 बजे। ठीक है, 11 बजे की क्लासेस आपके हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें कि आगे चल के हिस्ट्री की क्लासेस जो है वो बढ़ जाएंगी। 5:45 की जो क्लासेस है उसको इकॉनमी में हम कन्वर्ट कर देंगे, और रात को 8 बजे की क्लासेस जो है वो पॉलिटी में रहेंगे। रात को 10 बजे आज से आप लोग को जानकारी दे दूं कि आज से मेंस आंसर राइटिंग सेशन है, और मैं सभी का चाहता हूं, आप सभी का जो है उसमें सहभागिता होना चाहिए। आप उत्तर कैसे लिखना इस पर जानना है आपको। और देखिए, प्रीलिम्स तो सब पास करा देते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स को पास कराने में मेहनत नहीं लगता। आपको सोर्सेस हैं, ये किताब ले लो, वो किताब ले लो, उसी से लेके बांच दो। लेकिन असली किसी शिक्षक का जो बुद्धिमत्ता का, जो ज्ञान का जो जांच होता है वो होता है भैया मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन कैसे कराओगे, या क्वेश्चन की ये डिमांड होगी तो इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है। ये असली प्रश्न है ना। और अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो रटने में बहुत तेज होते हैं वो मुख्य परीक्षा में जाकर क्या हो जाते हैं, धराशाही हो जाते हैं, है ना। और आयोग तो भैया उन्हीं को लेगा जो मुख्य परीक्षा पास करके इंटरव्यू में पहुंचेंगे। केवल प्रीलिम्स पास करने वाले तो बहुत लोग हैं। प्रीलिम्स पास कर लेना बहुत तोपची चीज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रीलिम्स पास करना बहुत आसान है। मैंने कहा प्रीलिम्स पास करना तोप वाला काम नहीं है। असली तो जो है मेंस में आप अच्छे मार्क्स लाइए, क्योंकि आपके उत्तर लेखन की जो कला है वही बताएगी कि आपकी काबिलियत क्या है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। उम्मीद करता हूं कि सभी मेरी बातों को समझ रहे होंगे और सभी सहमत भी होंगे। नहीं भी होंगे तो भी बताइए कि सहमत नहीं। ठीक है, तो ढेर सारी क्लासेस हैं, हर क्लासेस के लिए जुड़ जाइए और लगे रहिए। एक शिकायत और भी रहती है कि सर रेगुलर नहीं रहते। अरे भैया इतनी क्लास हो जाती है और ऊपर से फेस्टिवल है, तो भाई हमारे यहाँ भी तो फेस्टिवल होता है ना। तो कैसे कर सकते हैं, हम भी समाज के रहने वाले, हम भी सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज के अंदर जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें तो हमें भी संलिप्त रहना ही है, भागीदार बने रहना है ना। ठीक है, चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, शेयर कर दिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े, बढ़ा जाए। चलिए, अब लक्षणों के बारे में हमने पहले भी बात कर लिया कि इसके लक्षणों में आमतौर पर बुखार, दाने, आंखों में जलन और सूजन, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द या सिर दर्द की शिकायत होती है। लक्षण 2 से 7 दिनों तक रहते हैं और कभी कभी संक्रमित होने वाले अधिकांश लोगों में कोई लक्षण जो है वो दिखाई नहीं देता है। ऐसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया। गर्भ व्यवस्था के दौरान हमने बात करा कि अगर कोई महिला जो है वो गर्भवती है तो जीका वायरस के संक्रमण से शिशु के अंदर माइक्रोसेफली अर्थात शिशु का जो सर है वो क्या हो जाता है, छोटा जो है वो हो जाता है ना। और अन्य जन्मजात विकृतियां जो है वो पैदा हो जाएंगी। ठीक है, और इस जन्मजात विकृति को जीका सिंड्रोम जो है वो कहा जाता है ना। जीका सिंड्रोम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मैंने कहा कि अभी तक इसका जो है वो कोई टीका नहीं बन चुका है, इलाज नहीं उपलब्ध है। तो WHO के द्वारा इस बीमारी को शीघ्र से शीघ्र ठीक करने के लिए क्या किया जाता है। अब होता है ना कि सर दवाई तो बनी नहीं है, ठीक है, तो इसका इलाज कैसे करते होंगे। मान लीजिए कि कानपुर में लगभग 115 के आसपास जीका वायरस के जो केस आ चुके हैं, जिसमें लगभग 25 के आसपास जो है वो छोटे छोटे बच्चे जो है इस बीमारी से अगर संक्रमित हो चुके हैं, तो फिर इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों, कोविड का भी तो कुछ बीमारी का जो है वो दवाई तो नहीं बना था। तो क्या हुआ जाता है, बुखार हो तो पैरासीटामोल, दर्द हो तो दर्द की दवा,
सेम यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, तो WHO ये कहता है कि अगर बुखार हो तो बुखार की दवा और दर्द हो तो दर्द की दवा जो है इसका यूज करें। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, आपको कोविड के समय भी आपको याद होगा कि क्या कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा जो है वो तरल पदार्थों का सेवन करें, यानी कि लिक्विड फूड का सेवन करें। जीका वायरस के समय भी जो जीका वायरस से संक्रमित जो भी लोग हैं उनको भी यही सलाह दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें। तरल पदार्थों का मतलब कि ऐसे पदार्थों का, पेय पदार्थों का सेवन आप कीजिए, ठीक है ना। अब पेय पदार्थ का मतलब ये नहीं जो कोविड के समय चलता था ना कि सर जब सैनिटाइज करना है, हाथ सैनिटाइज हो रहा है, शरीर सैनिटाइज हो रहा है, पैर सैनिटाइज हो रहा है, थोबड़ा सैनिटाइज हो रहा है, तो यहीं से वायरस तो यहीं से एंट्री करता है ना, तो इसको भी सैनिटाइज कर ले, है ना। और बार बार उसमें सैनिटाइजेशन में क्या होता था कि वो ये अल्कोहल वाला होना था, तो बहुत लोग जो है वो सैनिटाइज करते थे। तो उस पेय पदार्थ की बात जो है वो नहीं हो रही यहाँ। पेय पदार्थ मतलब तरल पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने की सलाह जो है वो WHO के द्वारा जो है वो दी जा रही। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक था। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं कहाँ, अनअकैडमी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, UPPSC और UPSSC का। और अगर इस पे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एसेस कर सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके लिए जो आपको कोड यूज करना है वो कोड क्या है, अनूप 10 का कोड आप यूज करके क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है ना। लीवर भी सैनिटाइज। ठीक है, एक बार फटाफट जो है वो शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ। ठीक है दोस्तों, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है UPPSC और UPSSC का, जिसमें अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री दे रहा है, यानी कि आपका ये 14 महीने का जो है वो सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो ये हो जाएगा 7 महीने का। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड यूज करना है ANUP10 अनूप 10 का कोड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये कोड आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो एक तो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं जिससे कि आपको गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो। दूसरे आपके फी में क्या हो जाएगा कि 10% का जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा, 10% जो है आपके फी में आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए लाभप्रद जो है। ठीक है, चलिए, और ये मेरा प्रोफाइल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर है, ये रहा। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस जो है इसका सोर्स है, और कैबिनेट पैनल रिकमेंड्स नवंबर 29 टू दिसंबर 23 विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र की जो शुरुआत के बारे में हम बात कर रहे हैं। और शीतकालीन सत्र, शीत आ गया तो भैया शीतकालीन सत्र तो होगा ही। ठीक है, तो कैबिनेट के पैनल ने क्या कहा है कि 29 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक जो है वो शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन जो है वो बुला दिया जाए। ठीक है, और केंद्रीय मामलों का ये जो मंत्रिमंडल के जो समिति थे, जिसको कि हम क्या कहते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, इसने जो है इसको आयोजित करने के लिए जो है वो सिफारिश की है। अब दोस्तों आपको याद होगा कि कोविड-19 महामारी के चलते जो है वो पिछले साल जो है वो संसद का जो शीतकालीन सत्र जो है वो आयोजित नहीं किया गया था। ठीक है, अब एक प्रश्न इंडियन पॉलिटी में हमेशा आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक वर्ष में जो है वो कम से कम कितने सत्र जो है वो होने चाहिए, या 2 सत्रों के बीच में जो है वो मिनिमम कितने दिन का जो है वो गैप होना चाहिए है। तो आप सभी को पता है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 6 महीने का गैप होना चाहिए। वैसे जो है वो 3 सत्र होते हैं, एक शीतकालीन सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया और आपका मानसून सत्र हो गया। 3 प्रकार के सत्र होते हैं, यानी कि 4-4 महीने के गैप पे आपके 3 सत्र होते हैं। ऐसा आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी के क्लास में, इंडियन पॉलिटी के टीचर्स के साथ जरूर पढ़ा है। ठीक है, अब ये पिछले साल की हम बात करें जब कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा फैला था तो शीतकालीन सत्र जो है वो नहीं हुआ था, है ना। लेकिन इस बार शीतकालीन सत्र के लिए जो है वो किसने, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी कि संसदीय मामलों के जो मंत्रिमंडल समिति ने जो है वो सलाह दे दिया है। अब ये जो सत्र है दोस्तों, ठीक है ना, तो कोविड-19 महामारी के चलते पिछले साल संसद का शीतकालीन सत्र आयोजन नहीं किया गया था, और बजट सत्र तथा मानसून सत्र को भी क्या कर दिया गया था, छोटा कर दिया गया था, ऐसा हम देख रहे हैं। ठीक है, अब संसद सत्रों से संबंधित भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या प्रावधान है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85 के बारे में। तो अनुच्छेद 85 क्या कहता है, आर्टिकल 85 क्या कहता है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक अंतराल जो है वो
नहीं होना चाहिए। अब ये प्रश्न तो आपको हमेशा आता है, तो आप इसका उत्तर भी दे देते हैं कि संसद के दो सत्रों के बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम 6 मंथ्स का होगा। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि संसद के दो सत्रों के बीच में जो 6 महीनों के बारे में बात की गई है कि मैक्सिमम जो अंतराल होगा, मैक्सिमम जो गैप होगा वो 6 महीने का होगा, ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अब आप लोग उत्तर क्या दे देंगे, आर्टिकल 85 जो है वो आपका राइट। ठीक है, ठीक है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान देना है आपका, आपके जो संविधान है उसके अंदर यह उल्लिखित किया गया है कि मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा गया कि कब कब होना चाहिए और कितने कितने समय के लिए होना चाहिए, कितने दिनों का होना चाहिए। तो संसद के दो सत्रों के बीच की जो अधिकतम अंतराल जो है वो 6 महीने का होना चाहिए और इससे अधिक जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि एक साल में अगर हम बात करें तो कम से कम 2 सत्र जो है वो संसद के बुलाने तो पड़ेंगे ही। संसद का जो सत्र है वो सदन की पहली बैठक और उसके सत्रवासन के मध्य की जो अवधि होती है उसको माना जाता है। सत्र किसके द्वारा आहूत किया जाता है, ठीक है, तो सैद्धांतिक तौर पे अगर हम बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति समय समय पर जो है वो संसद के प्रत्येक सदनों के वो ऐसे समय और स्थान पर जो वो ठीक समझे अधिवेशन को आहूत करता है। किंतु अगर व्यवहारिक तौर पे अगर हम बात करें दोस्तों तो संसद की बैठक की तारीखों के संबंध में जो ये फैसला कौन लेता है, संसदीय मामलों का जो कैबिनेट समिति होता है जिसमें कि वरिष्ठ मंत्री जो है वो शामिल होते हैं, वो निर्णय लेती हैं। ठीक है, फिर उसे राष्ट्रपति को क्या करते हैं, अवगत कराते हैं कि हम लोग ये सारा डेट जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कार्यपालिका के पास जो है ये डेट आपका पहुंचता है और उसके बाद राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने की सलाह देने की शक्ति जो है वो इन्हीं के पास है। ठीक है, संसदीय सत्र का महत्व क्या है, तो विधि निर्माण अर्थात कानून बनाने के कार्य जो है वो संसदीय कार्य के दौरान जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सरकार के कामकाज की गहन जांच और राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श केवल संसद के दोनों सत्रों में जारी सत्र के दौरान ही किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि संसद जब चल रही है तभी क्या किया जा सकता है कि राष्ट्रीय मुद्दे या विचार विमर्श के या संसद के द्वारा जो है कोई भी कानून अगर आपको बनाना है तो जब संसद का कार्यकाल चल रहा है तभी इस पर बात किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक अच्छी तरह से काम कर रहे लोकतंत्र के लिए संसदीय कार्य पद्धति का पूर्वानुमान जो है वो होना जरूरी है। तो संसदीय सत्र का महत्व जो है वो आपके पास आपके स्क्रीन में आप सभी को दिख रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है, तो एनी टाइम एनीवेयर आप लाइव और रिकॉर्डेड सेशन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एंड इन्फ्लुएंसर से क्लास करने की। आप मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस आपको मिल सकते हैं, वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लास का लाभ उठा सकते हैं, अनलिमिटेड क्विजेस का आप लाभ उठा सकते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस है, आप इन सब का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। रेजेंट सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि अगर डाउट हो तो सलाह कैसे पूछे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ऑफलाइन में डाउट होता है, आप हाथ उठाते हैं, मास्टर साहब से कहते हैं अभी चुप रहो, क्लास के बाद पूछो, अभी डिस्टर्ब मत करो, अभी लय जो है वो टूट जा रही है। ठीक है, क्लास के बाद पता चलता है या तो मास्टर साहब गाड़ी पे बैठ के निकल गए, या क्लास के बाद ये पता चलता है कि मास्टर साहब को इतने सारे स्टूडेंट ने घेर लिया कि आप यही अपने आप से प्रश्न करते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, है ना, यही प्रश्न आपके दिमाग में आपको परेशान करती है कि मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन दोस्तों अनअकैडमी ने जो है इस चीज़ से आपको क्या किया है, बचाव दिया है। और आप क्या कर सकते हैं, रेज हैंड करके आप क्या कर सकते हैं, जिस भी एजुकेटर की क्लास में है अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लास में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और बात करके अपने जो भी डाउट्स हैं उसको समय रहते ही पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए जो है एक ऑप्शन है। दोस्तों विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर 1 टेस्ट सीरीज चल रहा है जो कि हर संडे 10 बजे होता है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप यहाँ रैंक 1 लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगा, रैंक 2-3 पर 50% स्कॉलरशिप, रैंक 4-25 पर 25% स्कॉलरशिप मिलेगा। और इन किसी भी कोर्स को अगर आपको इसका भी अगर आप लाभ लेना है तो आप ANUP10 अनूप 10 का कोड प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए भैया, छठ पूजा सब लोग मना लिए, छठ घाट से आप लोग वापस आ गए, और छठ घाट पे जब आप लोग गए होंगे तो घाटों की सफाई भी आपने देखी होगी। हो सकता है कई जगह छठ के घाटों की सफाई काफ़ी अच्छी हो, और हो सकता है कई जगह जो है वैसे कूड़े कचड़े फैले। ठीक,
तो छठ की घाट की सफाई की अगर हम बात करें तो ये दोनों, अब अकेले तो इसका नहीं होता है ना, मिलकर ही साफ सफाई होती है। ठीक है कि नहीं? है ना? बताइएगा। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों ये अगला कॉलम जो है वो जो है ये साफ सफाई से ही लेकर है, और ये मामला उठा कब? जब दिल्ली में छठ के लिए जो है वो पूर्वांचल बिहार वाले और झारखंड वाले जो है, जब छठ की, क्योंकि पहले क्या हुआ कि दिल्ली सरकार ने जो है वो छठ को करने से मना कर दिया था। उसके बाद काफ़ी कुछ राजनीति हुई, और उस राजनीति के बाद हमने क्या देखा कि दिल्ली सरकार तैयार हुई, और जल्दीबाजी में जब तैयारी शुरू हुई तो पता चला कि यमुना नदी जो है उनका जल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समस्या है। हाँ, वो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का था। ठीक है, ये जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक है जो अभी आप लोग देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा गंदा है। और गंदा किस प्रकार का, एक बार हम फोटो के माध्यम से देखें। आप ये देख रहे होंगे, ठीक है, ये छठ करने वाली महिलाएं हैं, और ये फोटो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये पीछे आपकी जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये बर्फ़ नहीं है दोस्तों। ये जो पीछे सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये नदियों के अंदर जो है वो प्रदूषित जल है, और प्रदूषित जल में जो झाग दिख रहे हैं वो झाग है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर ये झाग कहाँ से है? ठीक है, ये झाग किस टाइप वाले झाग हैं? तो ये झाग कुछ पहचाने पहचाने से भी आपको लग रहे होंगे। जैसे घर में आप लोग जब डिटर्जेंट, कोई भी आप वॉशिंग पाउडर या ये सब यूज करते होगे तो आपके देखते हो ना झाग आ जाते हैं। तो ये वही झाग हैं जो आपके घरों से निकल कर जो है वो नदियों में नालों के माध्यम से पहुंचते हैं। तो ये आपको दिख रहा है। अब जब ये बात मीडिया के माध्यम से जब सरकार के पास पहुंची, और सरकार का जब छीछा लेदर होना शुरू हुआ, ठीक है, तो सरकार ने जो है वो तुरंत एक काम करना शुरू किया इस झाग को समाप्त करने के लिए। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि बाथरूम उथरूम में कपड़ा वपड़ा धुल रहे हो या कहीं भी, और झाग बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या करते हो, पानी मार के उसको हटाते हो। ठीक है, तो भाई सरकार भी आप ही हमारे बीच में से आके आती है, हम ही लोग चुनकर उनको भेजते हैं। उन्होंने भी यही काम शुरू किया। क्या काम शुरू किया? इन्होंने भी पानी मरवाना जो है वो शुरू किया, और जैसे, और इसके पीछे लॉजिक दिया कि हम क्या कर रहे हैं कि नदी की सफाई कर रहे हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा मजाकिया जो है वो मीम्स जो है वो बनकर फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर और जो भी ट्विटर से लेकर हर जगह जो है वो मजाकिया जो है वो मीम्स जो है वो फैलने शुरू होगा। ठीक है ना? मजाकिया जो मीम्स फैलने लगे उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ये मतलब कि सरकार हमें बेवकूफ़ समझती है क्या कि ये सब काम कर रही है, या कई जगह ये कहा गया कि अब दिल्ली वालों को जल की समस्या नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, दिल्ली वालों को अब जल की समस्या नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो है वो यमुना नदी में जो है वो जल डलवाना शुरू कर दिया है। तो अब जल का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा, और ऐसे कर करके काफ़ी सारे मजाक जो है उड़ाने शुरू हो गए। लेकिन बात हमें इस मजाक से हट कर हमें बात करनी है। हमें बात करनी है कि ये जो नदियों के अंदर जो झाग बन रहे हैं या इस प्रकार की जो समस्या है उसके कारण क्या है। ठीक है, क्योंकि ये बात केवल यमुना की या बात केवल आसपास की नदियों की नहीं है, बात है कि जल प्रबंधन की, वाटर मैनेजमेंट की बात है। और इसी प्रकार से अगर नदियों के जल प्रदूषित होते रहें तो वो दिन दूर नहीं कि नदियां जो है वो विलुप्ति के कगार पे हो जाएंगी। और ये दिन दूर नहीं कि जो इस नदियों में रहने वाले जो भी जीव हैं, या इस नदियों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, या जो लोग इन नदियों के ऊपर जो है वो अपने जीविका पार्जन के लिए आश्रित हैं, वो कहाँ जाएंगे। ये भी काफ़ी सारी समस्या जो है, इन समस्याओं पर हमें बात करनी है, इसको समझना है। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन के आधार पर हम इस टॉपिक को समझने की प्रयास करेंगे। ये आपके स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ टॉपिक है, और ये है व्हाट कॉजेस फॉर फ्रोथिंग इन दिल्लीज यमुना। ठीक है, और यमुना में जो ये टॉक्स, अब देखिए ना, बड़ा ऐसा लग रहा है कि ये कहीं अंटार्कटिका का सीन है। ये आपके बर्फ के वो है, ऐसा ही देखने में ऐसा ही लग रहा है ना, इमेज से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो इसी पर हम बात करेंगे कि यमुना में जो जहाज है इसकी समस्या पर। ठीक है, और यमुना में जो जो झाग है
ठीक है, ये झाग की जो परत जो तैर रही है वो क्या हो गई। अब दिल्ली में ऐसा नहीं कि पहली बार ये झाग देखने को मिला, ये हमेशा जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो झाग आपको देखने को मिल रहा है, इसके माध्यम से ये पता चल रहा है कि दिल्ली के यमुना की नदी में जो है, ठीक है ना, यमुना नदी में जो है अमोनिया की मात्रा जो है वो फिर से जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो यमुना में अमोनिया के उच्च स्तर के कारण दिल्ली की जलापूर्ति में कई बार व्यवधान भी उत्पन्न हो रहा है। अब दिल्ली में जो ये यमुना नदी में जो झाग है उसको समाप्त करने के लिए क्या सरकार जो है कदम उठा रही है, उस पर अगर हम बात करें तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने भारत मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा निर्धारित जो भी गुणवत्ता मानक है, ठीक है, उसके अनुरूप निर्मित नहीं होने वाले साबुन और डिटर्जेंट की बिक्री, भंडारण और परिवहन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। मतलब कहा है कि भाई आप BIS का जो मानक है उसी के आधार पर आप साबुन डिटर्जेंट जो है वो बनाइए, क्योंकि आप ऐसे ही साबुन डिटर्जेंट बना देते हैं जिसके माध्यम से लोग घर में जो है वो मस्त ठंडे ठंडे पानी हो या गरम गरम पानी हो या जो भी पानी हो या जैसे भी कपड़े उपड़े धुलते हैं मस्त नहाते वहाते हैं और नालियों के माध्यम से जो है वो पहुंच जा रहा है और इसमें झाग की समस्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहली गलती किसकी है? सबसे पहली गलती है साबुन की और डिटर्जेंट की। ऐसा कौन कह रहा है? दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण करने वाली जो कमेटी है वो कह रही है। तो सबसे पहले रोक किस पे लगनी चाहिए? सबसे पहले रोक लगनी चाहिए साबुन, यानी कि कुल कहने का मतलब है भाई कम से कम साबुन प्रयोग करो, है ना। तो काफ़ी सारे लोग, आप लोग खुश भी हो जाएंगे कि ऐसे भी हम नहाते नहीं हैं और भी नहीं नहाएंगे। क्यों? क्योंकि पर्यावरण को बचाना है और यमुना में झाग नहीं फैलाना है कि नहीं। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त यमुना मॉनिटरिंग कमेटी की 5वीं रिपोर्ट में कहा गया कि डिटर्जेंट के लिए BIS के मानक को सुधार किया गया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कि मानक वास्तव में लागू होंगे या नहीं होंगे। प्रदीप कुमार का प्रश्न है, जो अब की बार मेंस दे रहा है उन्हें तो ये क्लास कर। और प्रदीप देख लीजिएगा, अगर समय हो तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि ये करंट इशू यही पूछ लेता है। आप लोग को भी याद होगा कि पिछले बार हाँ, पिछले बार आपको याद होगा कि जनवरी में मेंस का एग्ज़ाम था। आप सबको याद आ रहा होगा, लास्ट जनवरी में मेंस का एग्ज़ाम था और हम लोगों ने एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले मेंस का एक संजीवनी बूटी के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसपे हम लोगों ने चर्चा किया था और उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यूपी PCS में देखने को मिले थे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कीजिए। और एक चीज़ और, जो रात को 10 बजे मेरी क्लास आ रही है उसमें से आपको मेंस में ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसमें मैं ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों के क्वेश्चन पे आपके साथ चर्चा करूंगा, कि दोनों के मेंस आंसर राइटिंग पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है ना। तो वो 10 बजे की क्लास कोई भी मिस ना करे, कुछ भी हो जाए, रोते रहिए गाते रहिए, ठीक है ना, मिस नहीं करना है ना, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो फंस जाते होता है, क्या कभी कभी लास्ट लास्ट के क्वेश्चन जो है वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी मिस नहीं करेगा क्लास को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, DPCC, ये दिल्ली का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे नियामक निकायों की भूमिका आमतौर पर निर्वहन प्रवाह मानकों को लागू करने तक सीमित है। ठीक है ना। तो ये है सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में। ये सब क्या है? अब देखिए, सब लोग जो है वो हाथ उठा रहे हैं, सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हो दिल्ली सरकार पे, दिल्ली सरकार जो हो केंद्र सरकार पे। पुरानी आदत है, हमें वहां भी नहीं जाना। दोस्तों, ये दिल्ली में हम क्या देख रहे हैं कि सबसे कम से कम मान लीजिए दिल्ली में 100 नाले हैं, ठीक है, एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ, तो 50 नाले जो है उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं और 50 नाले ऐसे होंगे कि जिसमें से लोगों के, अब भाई आबादी बहुत ज़्यादा है तो डायरेक्ट जो है वो यमुना नदी में पानी आ रहा है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा जरूरी है, तो इसमें सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं। पहले क्या हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते थे कि गंगा में जो है वो डायरेक्ट जो है शहरों के पानी, गाँव के पानी जो है वो बह के जा रहे हैं। तो सरकार ने जो है उस पर काम किया और इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, ठीक है ना। सरकार ने जो है वो काफ़ी तेज़ी से, केंद्र सरकार ने जो है वो जब नमामि गंगे परियोजना चलाई तो हर जगह जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट्स बनवाया। ठीक है, तो ये कमी है, इस पर जो है सरकार को जो है वो बहुत तेज़ी से काम करना चाहिए। अब यमुना नदी के बारे में बात करें दोस्तों, तो यमुना आपको पता ही है कि गंगा की सहायक नदी है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 6,387 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये हिमालय की मसूरी रेंज के बंदरपुछ चोटियों से के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है वो निकलती है। अगर इसके बेसिन के बारे में बात करें तो यमुना का बेसिन जो है दोस्तों वो आपका उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में बहने के बाद ये जो है आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर जो है वो गंगा नदी से मिल जाती है। लंबाई के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी टोटल लंबाई 1376 है। और इस पे महत्वपूर्ण बांध कौन कौन से हैं? तो लखवाड़ व्यासी बांध उत्तराखंड, ताजेवाला बैराज बांध हरियाणा। महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा और केन जो है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये कुछ बैचेस है दोस्तों, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये कुछ बैचेस है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ टॉपिक है, एक्सप्लेन्ड कॉलम से लिया है, वाई यूनेस्को हैज डेजिग्नेटेड श्रीनगर एज अ क्रिएटिव सिटी। ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले अगर हम बात करें तो मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बनारस और जयपुर को जो है वो क्या किया गया है? डिस्टिंक्शन सिटी के रूप में जो है वो माना गया है। ठीक है ना, क्रिएटिव सिटी के रूप में माना गया है। चार के ये मुंबई 1 हुआ, चेन्नई 2 हो गया, हैदराबाद 3 हो गया, वाराणसी 4 हो गया, जयपुर 5 हो गया और श्रीनगर जो है ये 6वां आपका जो है वो यूनेस्को के द्वारा जो है वो क्रिएटिव सिटी के रूप में माना गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप शेयर कर दीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? एक सेकेंड रुक जाइए, उसको ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुंबई, ये हो गया आपका चेन्नई, ये हो गया आपका हैदराबाद, ये हो गया आपका बनारस, ये हो गया आपका जयपुर और ये हो गया श्रीनगर। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मतलब अभी तक जो है वो भारत के 6 शहर जो हैं वो आपके इसमें चुने गए हैं। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्रीनगर देखिए यहाँ टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो श्रीनगर को क्या किया गया है? यूनेस्को के द्वारा जो है वो रचनात्मक शहरों की सूची में जो है के नेटवर्क में डाल दिया गया। और यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। और इसने क्या किया? श्रीनगर को जो है वो इस नेटवर्क के रूप में नामित किया। और इसके पहले जो शहर है मैंने आपके साथ चर्चा भी की कि मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बनारस और जयपुर जो है अभी तक जो है इस उपलब्धि को हासिल कर लिया। और 6वां जो है वो आपका शहर बन चुका है श्रीनगर, जिसने इस उपलब्धि को हासिल किया है। अब श्रीनगर के बारे में हम बात करें दोस्तों तो श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में रचनात्मक शहर के रूप में जो है वो नामित किया गया है। ठीक है, और जयपुर के बाद अगर हम बात करें तो ये दूसरा ऐसा शहर है जो कि इस श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो कि आपका लोक कला और शिल्प के लिए जो है वो रचनात्मक शहर है। श्रीनगर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो आपका श्रीनगर को जो ये पहचान दी गई है इसके आधार पर क्या होगा कि श्रीनगर को जो है, माफ कीजिएगा, वैश्विक पहचान मिलेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग, शिल्प विश्वविद्यालयों का सहयोग और उत्पाद प्रोत्साहन के रूप में जो है वो प्रिंटिंग क्राफ्ट में भी मदद मिलेगा। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर विश्व के 295 रचनात्मक नेटवर्कों में जो है वो शामिल हो गया। विश्व में अगर हम बात करें तो टोटल 295 क्रिटिक सिटी है। ठीक है, जिसमें से 6 जो है आपके भारत में है और श्रीनगर जो है उस 295 में आपका शामिल जो है वो हो चुका है। यूनेस्को के द्वारा अगर हम बात करें दोस्तों तो हर वर्ष जो विभिन्न शहर हैं, ठीक है ना, उनकी यूसीसीएन प्रोजेक्ट में शामिल करने हेतु आवेदन किए जाते हैं। और भारत में यह आवेदन जो है वो संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से जो है वो भेजा जाता है। एक प्रश्न वही आपसे पूछता है, ठीक है ना, प्रश्न क्या पूछेगा आपसे कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो श्रीनगर को जो है यूनेस्को ने जो है वो क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया है। आप बताइए कि किस मंत्रालय के द्वारा जो है इस परियोजना को का नाम जो है या किस मंत्रालय के द्वारा जो है इसके आवेदन किए जाते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? संस्कृति मंत्रालय, यानी कि कल्चर मिनिस्ट्री जो है वो आपका राइट आंसर है। अब यूनेस्को का रचनात्मक शहरों का नेटवर्क यूसीसीएन क्या है? तो दोस्तों 2004 में जो है ये यूसीसीएन को जो है वो प्रारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि उन शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो रचनात्मकता को अपने विकास की रणनीति के रूप में शामिल करते हैं। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 11 की अगर हम बात करें, एसडीजी के बारे में, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य सतत शहरों और समुदायों से संबंधित है। नेटवर्क में 7 रचनात्मक क्षेत्र हैं जिसमें शिल्प, लोक कला, मीडिया कला, फिल्म, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत शामिल है। ठीक है, और
भारत के जो 6 शहर हैं वो कौन कौन से शहर हैं उसके बारे में बात करें तो हाल फिलहाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो शिल्प और लोक कला के लिए जो है वो 2021 में जो है वो श्रीनगर है। ठीक है, ये भी आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है ना। यहां से जो है आपसे प्रीलिम्स से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। मुंबई को जो है वो फिल्म के लिए 2019 में, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए 2019 में, चेन्नई को संगीत की रचना के लिए 2017 में, और जयपुर को शिल्प और लोक कला की रचना के लिए 2015 में। ठीक है, तो दो प्रश्न यहां से बन रहा है। एक तो कि कौन कौन से किस किस साल बने हैं, आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करके आपसे आ सकता है। ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग के नाम से जो है आपसे क्या कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज आपसे क्या बन सकता है कि शिल्प और लोक कला में, समझ रहे हैं ना, दो ही शहर है, एक है जयपुर और दूसरा है श्रीनगर। इस चीज पर भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहां से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं आप ध्यान रखिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप अपने साथ रख लीजिए कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा जो है इसका लाभ मिले, है ना। इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा कि आपको लाभ मिले और इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, बताइए। बनारस जो है उसको संगीत का रचनात्मक शहर 2015 में इसको मिला। यूनेस्को के बारे में बात करें दोस्तों तो यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है और यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से जो है वो शांति स्थापित करने के लिए जो है वो कार्य करते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें यूनेस्को के बारे में दोस्तों तो ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, विश्व धरोहर कार्यक्रम और ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क जो है इसके अंतर्गत है। रचनात्मक शहर का नेटवर्क इसके अंतर्गत है और एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेज इन डेंजर इसके है। इसकी जो रिपोर्ट आती है वो यूनेस्को की विज्ञान रिपोर्ट आती है, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट आती है, स्टेट ऑफ द एजुकेशनल रिपोर्ट इन इंडिया आती है। ठीक है, तो यूनेस्को कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है ये आपके स्क्रीन पर ये है। ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए जो है वो क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, कि यूनेस्को कौन कौन सी रिपोर्ट जो है वो जारी करता है। ठीक है ना, क्लियर है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, ये ऑप्शनल बैच है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये प्रगति के नाम से बैच चल रहा है RO का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। UPPS से लक्ष्य के नाम से 12 महीने का प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के बोर्ड तैयारी करने के लिए एक बैच 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और आज से मेरा बैच जो स्टार्ट हो चुका है। ये जो भी बैच है जिसको भी आपको ज्वाइन करना होगा, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा तो अनूप 10 कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो इस कोड के माध्यम से जो है वो सब्सक्रिप्शन ले लें। ठीक है, अगला टॉपिक है हिंदुस्तान टाइम से लिया हुआ टॉपिक है, आप सभी के स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना। सोर्स जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स है, न्यूज़ है। INS वेला, इंडियाज 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। INS Vela is known to have advanced stealth and combat capability. The diesel-electric submarine was built under Project 75 by Majgaon Dock Shipbuilders Limited in Mumbai. ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक बन गया। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं कि क्या है ये इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों INS वेला के बारे में बात करें तो मैंने कहा कि प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है, प्रोजेक्ट 75 जो है उसके तहत जो है ये निर्मित चौथी स्कॉर्पियन जो है आपकी सबमरीन INS वेला जो है, जिसको कि भारतीय नौसेना को जो है वो हस्तांतरित कर दिया गया है, प्रदान कर दिया गया है। अब स्कॉर्पियन श्रेणी की सबमरीन होती क्या है, इसके ऊपर हम बात करें तो दोस्तों हमने कहा कि प्रोजेक्ट 75 के तहत, ठीक है, तो ये आपका स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है ये डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के द्वारा जो है वो संचालित होती है। स्कॉर्पियन के बारे में बात करें दोस्तों तो ये सर्वाधिक परिष्कृत पनडुब्बी में से एक है जो एंटी शिप वारफेयर पनडुब्बी रोधी युद्ध खुफिया जानकारी एकत्र करने में, खादान बिछाने में और क्षेत्र विशिष्ट की निगरानी सहित कई मिशनों को पूरा करने में भी आपके लिए ये सक्षम है। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर जो है वो INS वेला जो है वो आपको नजर आ रहा है। आई होप सभी को दिख रहा होगा। ये आपके स्क्रीन पर जो है ये INS वेला है।
ठीक है, जो कि आप सभी के स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्कॉर्पियन श्रेणी जो है वो जुलाई 2000 में रूस से खरीदे गए आर्यन आपका जो आईएनएस सिंधु शास्त्र के बाद लगभग 2 दशकों में नौसेना की पहली आधुनिक पारंपरिक आपकी पनडुब्बी जो है उसकी श्रृंखला है। प्रोजेक्ट 75 क्या है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम जिसमें 6 स्कॉर्पियन श्रेणी के अटैक सबमरीन का जो है उसके अंतर्गत जो है वो शामिल है। और कलवेरी श्रेणी की जो पनडुब्बियों का जो डिजाइन है वो फ्रेंच स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के आधार पर जो है वो किया गया है। ठीक है, इसके निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान रक्षा उत्पादन विभाग और भारतीय नौसेना के द्वारा इसका समर्थन जो है वो किया गया है। मझगांव डॉक लिमिटेड अक्टूबर 2005 में हस्ताक्षरित 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे के तहत जो है फ्रांस के नौसेना समूह के प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त करने के लिए 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का जो है वो निर्माण कर रहा है। ठीक है, मझगांव डॉक लिमिटेड शिपयार्ड जो है वो रक्षा मंत्रालय के तहत जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो कि इसका निर्माण करता है। परियोजना 75 के तहत जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत और कौन कौन से सबमरीन हैं? तो दोस्तों 2 पनडुब्बी हैं, एक है कलवरी और खांदेरी को भारतीय नौसेना में जो है वो शामिल किया गया है। स्कॉर्पियन वागीर का जो है वो परीक्षण चल रहा है। 6ठी पनडुब्बी आईएनएस वशगीर जो है वो क्या है, निर्माणाधीन है। ठीक है दोस्तों, यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एस अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस पेट, लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स का जो है वो लाभ मिलेगा। और किसी भी कोर्स के लिए आप अनूप 10 कोड का प्रयोग करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो आपके स्क्रीन पर जो है ये फी स्ट्रक्चर जो है वो दिख रहा है, जिसमें 24 महीने की जो फी है वो 13,600, 12 महीने की फी 9,350, 6 महीने की फी 7,650, 3 महीने की फी 4,250 और 1 महीने की 1,700 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे ANUP10 अनूप 10, आपको 10% जो है वो आपके फी में आपको ऑफ मिल जाएगा, 10% आपकी फी में आपको डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और उसके बाद आपकी 24 महीने की फी जो है वो 12,240, 12 महीने की फी 8,415, 6 महीने की फी 6,885, 3 महीने की फी 3,825 और 1 महीने की 1,530 रुपये जो है मिल जाएगी। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है जिसमें घर बैठे बैठे आप बिहार और यूपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें 6 महीने की फी 7,960 और 12 महीने की 10,620 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे अनूप 10, यहाँ भी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, बक्स बाउंटी, अगर आपको लगता है किसी भी लर्नर को कि कोई भी वीडियो जो है जिसमें कोई भी एजुकेटर कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं और प्राइज जीत सकते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ आप सभी की स्क्रीन पर। ठीक है ना, मजा आ रहा है? अगला टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ है आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है, बताइएगा। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? स्टार्ट करें? ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है टू प्रिवेंट स्ट्रेस सीआरपीएफ प्लान टू चौपाल्स फॉर इट्स मेन टू टॉक। दोस्तों सीआरपीएफ, अभी हाल फिलहाल में आपने एक समाचार सुना होगा जिसमें कि एक सीआरपीएफ जवान ने क्या किया, अपने 400 साथियों के ऊपर गोली चला दी है। जिसमें कि मतलब उसने क्या किया कि जितने सोए हुए जो जवान हैं उन सबके ऊपर गोली चलाई, जिसमें 4 लोग जो है वो मारे गए थे, काफ़ी इसमें घायल भी हो गए थे। बात ये नहीं है कि ये न्यूज़ क्यों है कि सीआरपीएफ जवानों ने जो है वो के द्वारा जो है इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं। बात ये है कि सीआरपीएफ जवान जो है वो इस प्रकार की घटना क्यों कर रहे हैं। प्रश्न तो ये हो रहा है कि क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों अवसाद, डिप्रेशन। जिस प्रकार से उनकी लाइफ स्टाइल है, जिस प्रकार से फैमिली से उनको दूर रहना है, जिस प्रकार से उनके अधिकारियों के द्वारा उनके साथ कई बार हम क्या देखते हैं कि शोषण की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। कई बार सीआरपीएफ जवान जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि हमें सही से खाना पीना नहीं मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो बात है जो उभर कर सामने आई वो बात यही है कि स्ट्रेस में है, काफ़ी दबाव में रहते हैं, काफ़ी तनाव में रहते हैं और तनाव में रहने के बाद जो है वो इस प्रकार के कदम उठाते हैं। कई बार सुसाइड या कई बार क्या होते हैं गुस्से में अपने अधिकारियों के ऊपर गोली चला देते हैं, अधिकारियों के साथ जो है वो विवाद कर लेते हैं या अपने जो भी साथी हैं उनके साथ जो है वो इस प्रकार की घटना देखने को हमें मिलती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों के सीआरपीएफ जो है वो स्ट्रेस में ना रहें, वो तनाव में ना रहें और किसी भी प्रकार की इस प्रकार के कदम जो है वो उठाने से बचें, इसके लिए जो है वो सीआरपीएफ ने जो है चौपाल लगाने की बात की गई है कि चौपाल लगाया जाए। ये क्या है सीआरपीएफ के लिए चौपाल, इस पर हम बात करते हैं।
तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने जो है अपने कर्मियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चौपाल जैसे गेट टुगेदर कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया। गेट टुगेदर यानी कि सभी लोग एक जगह जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे और बातचीत करेंगे। मतलब होता क्या है ना कि सबसे बड़ी जो चीज़ है कि दिन भर आप तनाव में रह रहे हैं, दिन भर आपकी ड्यूटी ऐसी जगह पे लगी है जहाँ आपको पता नहीं कि आप अभी साक्षात खड़े हैं और दूसरे दिन के समाचार के पत्रों में शहीद का दर्जा आपको मिल जाए, कुछ नहीं पता है क्या हो जाएगा आपको, कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे आप लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं और ऐसे लाइफ स्टाइल को जो आप जी रहे हैं एक तनाव वाले, तो चौपाल के माध्यम से आप सब जगह एक जगह इकट्ठा होकर आप लोग बात करें, ठीक है, समागम करें, बैठक की तरह से जो है वो गतिविधि। तो ये बात हो रही कि सप्ताह में एक बार या 2 बार जो है वो 18 से 20 कर्मचारियों को क्या किया जाए, ठीक है, एक पेड़ के नीचे कहा जाए कि आप यहाँ बैठिए और आपस में आप लोग बात कीजिए और कुल मिलाकर टेंशन फ्री रहिए, ठीक है ना। और जिसकी योजना जो है पहले से निर्धारित होगी और सभी रैंक के कर्मी शामिल होंगे और ये सभी सिविल ड्रेस में होंगे, ना कि वर्दी में, ठीक है। तो सबसे पहले तो दिन भर आप जो वर्दी पहने रहते हैं उस वर्दी से आप बाहर आइए और एक सिविल ड्रेस में रहिए और आपस में मिलकर बात कीजिए। और बात करने में ये नहीं है कि ये कांस्टेबल है, ये उसमें बड़ा अधिकारी है या इस रैंक का अधिकारी है, सभी लोग मिलकर जो है, ठीक है, एक सिविलियन की तरह रहें, ठीक है। इसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, आपस में बात करें, ठीक है। इस प्रकार का जो है वो है। कंपनी, प्लाटून या सेक्शन कमांडो को अनिवार्य रूप से चौपाल ग्रुप शेयरिंग अभ्यास का हिस्सा होना होगा। वरिष्ठ अधिकारी सैनिकों की कठिनाई और अन्य मुद्दों को जानने के लिए उनके साथ जो है वो बातचीत करेंगे कि भाई समस्या कहाँ रही है, आप लोग को वो समस्या बताइए, तभी तो उस समस्या का जो है वो निस्तारण किया जाएगा। इन कार्मिकों की प्रणाली में नियमित योग कक्षाएं, दैनिक व्यायाम, परामर्श और अन्य उपचारात्मक उपाय जो है वो शामिल किया गया है, जिससे कि मानसिक तनाव और इन बलों की थकान को दूर करने के लिए जरूर, ठीक है। वर्ष 2020 में हम क्या देख रहे हैं, आत्महत्या की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। तो वर्ष 2020 से सितंबर 2021 तक ये देखा गया कि अर्धसैनिक बल जो है उसमें 100 से अधिक जो है वो आत्महत्या के मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी मामला है ना, कि 100 से अधिक सैनिकों ने लगभग साल भर में जो है वो क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। 2017, 2018, 2019 और 2020 में देखा गया कि एक सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में आत्महत्याएं के जो मामले थे वो 38 से लेकर 60 के बीच में थे। लेकिन वही साल भर में, मतलब कि ये जो आपका सितंबर 2021 तक अगर हम देखें पिछले साल से एक साल में, तो हमने देखा कि 100 से ऊपर जो है वो मामले देखने को मिल रहे हैं। आत्महत्या के कारण क्या है, जब इसके ऊपर जांच हुई तो सबसे बड़ी समस्या आई घरेलू समस्याएं। यानी कि सीआरपीएफ के जवान जो है वो अपने नौकरी को, अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, लेकिन उनके घर में ऐसी कुछ समस्या बहुत सारी होती हैं। घर में परिवार की समस्या है, जमीन जायदाद की समस्या है, ऐसे बहुत सारी समस्या है। अब एक तो उसको काम का प्रेशर, ऊपर से वो घर का देख रहा है सारा चीज़, और उसके बाद वो घर की समस्याओं को झेल नहीं पा रहा है। पता चला कि पत्नी का जो है वो सास के साथ लड़ाई हो रहा है, पत्नी का जो है वो बहन के साथ लड़ाई हो रहा है, ऐसे करके समस्याएं, और सुनते रहते हुए जब उसको लगता है कि वो नहीं संभाल पा रहा है ना, तो आत्महत्या कर लेता है। ड्यूटी के समय पता चलता है कि कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, बीमारियों का सही से उपचार नहीं मिल पाता है, तो मजबूरी में आत्महत्या। बहुत सारे जवान जो हैं उनके सामने जो समस्या आ जाती है, वित्तीय समस्या आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो समस्या है, जवानों को समय पर छुट्टी नहीं मिलना, ठीक है। वो घर जाना चाह रहे हैं, पता चला घर में कोई घटना घट गई, माता की तबीयत खराब है, पिता का तबीयत खराब है, बेटे की तबीयत खराब है, पत्नी की तबीयत खराब है, घर में कुछ घटना घट गई, किसी की मृत्यु हो गई और उसे छुट्टी चाहिए तो उसे छुट्टी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो घटनाएं जिसके चलते जो है वो क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लेकर जो है, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में जो है इसका गठन किया गया था, और 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के अधिनियमित होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है ये आपका बन गया, ठीक है। सीआरपीएफ का जो मिशन सरकार को कानून, सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के शासन को जो है वो प्रभावी ढंग से कुशलतापूर्वक जो है बनाए रखने में सक्षम बनाना है, ताकि संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको बनाए रखा जा सके और इसकी अखंडता को सुचारू रूप से चलाया जा सके, जिससे कि सामाजिक सद्भाव का विकास हो और इसको बढ़ाया दिया जा सके, ठीक है। और यह भारत के प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों गृह मंत्रालय के अधीन जो है वो कार्य करता है। तो दोस्तों ये आपका आज का करंट अफेयर्स का सेशन रहा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। अभी हमारी मुलाकात जो है वो 11 बजे है मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसके सेशन पे, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो MCQ सेशन होगा उस पर आप जुड़ जाइएगा। शाम को 5:45 फिर हमारी मीटिंग होगी, मतलब अगली क्लास होगी, इस पर आप जुड़ जाइएगा। और फिर रात को 8 बजे हमारी अगली क्लास होगी स्पेशल पे, इस पर भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। और आज 1 बजे दोस्तों एक सेशन होगा जिसमें कि मेंस
का जो आंसर राइटिंग सेशन है उसको हम लोग लॉन्च करेंगे, जो भी एजुकेटर हम वो मिलकर लॉन्च करेंगे। तो आप लोग जरूर 1 बजे के सेशन में जुड़िएगा, और 2 बजे जो हो प्लस की क्लास है उसमें भी आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम के नाम से। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि क्लासेस के नोटिफिकेशंस और भी आपको मिलते रहे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।